हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस। तो क्या होता है माइस्थेनिया ग्रेविस? तो पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए, फिर उसके बाद आप इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो ये समझिए कि एक आदमी है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक, वो पैसे वाला है और लोग उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ काम दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही लोग उसके पास आते हैं और वो काम दे देता है, अपना काम करते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। इस तरीके से लोग उसके पास आते रहते हैं, वो काम देता रहता है, तो लोगों को वो बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है। वह है तो क्या है, बहुत अच्छा आदमी है, सोशल एक्टिविस्ट है, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। लेकिन जो सरकार है उसको ये लगता है कि ये आदमी मेरे लिए ख़तरा हो सकता है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसके ज़्यादा मानने वाले बढ़ रहे हैं। तो फिर क्या करती है सरकार? मीडिया को कहती है कि इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाओ और इसको बदनाम करो, ठीक। क्या कहती है सरकार कि इस आदमी के खिलाफ, इसके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चलाओ और इसको क्या करो, बदनाम करो खूब। उसके बाद जब उसको बदनाम किया जाता है, मीडिया खूब उसको बदनाम करती है, तो अब पुलिस वाले आते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब लोग आते हैं उसके पास काम लेने के लिए, तो वो किसी की हेल्प नहीं कर पाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया जाता है, उसके खिलाफ एंटी नेशन के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, उसके अगेंस्ट यूएपीए के धाराएं लगा दी जाती हैं और बहुत सारे क्या कहते हैं झूठे केसेस उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं और उसको फिर फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है, मजबूर हो जाते हैं। अगर ये आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपको ये माइस्थेनिया ग्रेविस समझने में बहुत आसानी होगी। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक होता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, क्या होता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, और एक होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन होता है आपके नर्व में, ठीक है। कहाँ पे होता है? आपके या हर इंसान के जो नर्व्स होते हैं उसमें होता है एसिटाइल कोलिन, और उसके रिसेप्टर्स होते हैं ऑर्गन्स के अंदर, यानी मसल्स के अंदर। मसल्स के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। अब जैसे कि एसिटाइल कोलिन जिस रिसेप्टर से बाइंड करता है वो होता है एम और एन रिसेप्टर। क्या होता है? एम और एन रिसेप्टर्स होते हैं जिससे एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है। जब उसके साथ वो बाइंड करता है तो जिस मसल्स के अंदर, जिस जगह के अंदर एम और एन रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे अपना वो फंक्शन शो करते हैं। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं वहाँ पे। जब एसिटाइल कोलिन क्या करता है, इससे बाइंड करता है तो फिर वो अपना एक्शन शो करते हैं। अब ऐसे समझिए कि जैसे लोग उस सोशल एक्टिविस्ट के पास आते थे और वो उनको काम दे देता था, वो अपना काम करते थे, ऐसे ही एसिटाइल कोलिन जब रिसेप्टर्स के पास आते हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पे फंक्शन शो होता है, वो कुछ काम करते हैं, वो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, ठीक। अब जैसे कि क्या हुआ कि सोशल एक्टिविस्ट जो था, जो आदमी था, लोगों को काम दे रहा था, उसको बदनाम किया गया। ऐसे ही समझ लीजिए हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं एम और एन रिसेप्टर, तो उनको क्या किया गया, बदनाम किया गया। हमारा समझ लीजिए हमारा जो ब्रेन है वो उसने क्या किया, हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका ब्रेन वॉश किया और कहा कि ये जो एम और एन रिसेप्टर्स हैं ना, ये तुम्हारे अंदर के नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है कि कोई भी बाहर से कोई चीज़ आपकी बॉडी के अंदर आती है तो वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। जैसे समझ लीजिए आपकी पुलिस है या फौज है, तो वो क्या होते हैं, बाहर से कोई आता है तो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। यानी समझ लीजिए कोई एंटी नेशन है, कोई आतंकवादी है, कोई माओवादी है, कोई भी देश द्रोही है, तो जो भी होता है उसके खिलाफ वो क्या होते हैं, एकदम से एक्शन लेते हैं। ऐसे ही जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ होते हैं वो जब कोई बाहर से कोई चीज़ आती है समझ लीजिए, तो फ़ौरन वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, एकदम से उसको क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो एंटीबॉडीज़ को ये सिखा देता है। मान लीजिए कि ये बीमारी होती है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपका ब्रेन है, उसने ये सिखा दिया कि आपके एंटीबॉडीज़ को कि ये जो आपके अंदर एम और एन रिसेप्टर हैं ये क्या हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, तुम्हारे अंदर के नहीं हैं। तो अब एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, उन्हीं को जाके अरेस्ट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? उन्हीं को जाके अरेस्ट कर लेते हैं। अब एसिटाइल कोलिन जब आता है अपने रिसेप्टर के पास, एम और एन रिसेप्टर से मिलने के लिए, तो वो क्या करता है, वो तो अरेस्ट हैं, तो वो मिल नहीं पाता, तो अपना फंक्शन वो शो नहीं कर पाता है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कभी तो ऐसा होता है कि पूरे मतलब जो एम और एन रिसेप्टर्स हैं सबको मार देते हैं, कभी होता है कुछ को मार देते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो इस तरीके से जो उनका फंक्शन था वो क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन कराना, रिलैक्सेशन कराना, वो नहीं हो पाता है।
समझ में आ रही बात। तो ये एसिटाइल कोलिन का अपने M और N रिसेप्टर से न मिल पाना और जो रिसेप्टर्स हैं उनका जो नंबर है उसका कम हो जाना या उनका ख़त्म हो जाना, ये क्या होता है समझ लीजिए माइस्थेनिया ग्रेविस। अब इसको हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यून सिस्टम जो होता है बीमारियों से लड़ने के लिए होता है, यानी फॉरेन से कोई हमको इन्फेक्शन होता है या कुछ बीमारी होती है तो उससे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक। तो अब ये क्या है, ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसकी एक बीमारी है। ये क्या है, उसकी एक बीमारी है। उसमें क्या होता है, इन विच एंटीबॉडीज अटैक ऑन एम एंड एन रिसेप्टर। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे एंटीबॉडीज हैं वो खुद अपने ही बॉडी के एम और एन रिसेप्टर को समझते हैं कि ये बाहर का कोई आ गया है तो अपने को ही देशद्रोही समझ के वो मारना शुरू कर देते हैं। एंड देन नंबर ऑफ M एंड N रिसेप्टर्स डिक्रीज। फिर जो M और रिसेप्टर उन्हीं को मारना शुरू कर देंगे तो वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनका नंबर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं। एंड एसिटाइल कोलिन फेसेस डिफिकल्टी इन बाइंडिंग विद देम। और फिर क्या है, जो एसिटाइल कोलिन है जो उनके साथ बाइंड करता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाता है, तो फिर वो उसको डिफिकल्टी होती है कि उनके साथ बाइंड करे, उनसे मिल नहीं पाता है। मान लीजिए अगर कोई कैद में है, जेल में है, तब भी उससे मिलना मुश्किल है, या तो फिर क्या है उसको फांसी दे दी गई, उसको मार दिया गया, तब भी कोई नहीं मिल पाएगा उससे। अब इसको ऐसे समझिए, ये आपका नर्व है, ठीक, ये आपका कोई मसल्स है, ठीक। मान लीजिए आपका हार्ट के अंदर का मसल है या कहीं का भी कोई मसल। अब ये रिसेप्टर्स हैं, यहाँ से आपका एसिटाइल कोलिन ये आता है और इसमें बाइंड करता है, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आके इसमें बैठ गए, यानी इसको अरेस्ट कर लिया। अब ये आता है, बाइंड ही नहीं कर पाता, यहाँ पे भर गए एंटीबॉडीज़ आके, ये इसके पास आता है और बाइंड ही नहीं कर पाता, यहाँ पे भर गए। तो ये क्या है, ये आपके M एंड N रिसेप्टर्स हैं, जो एसिटाइल कोलिन आता है इससे बाइंड नहीं कर पाता है, तो अपना फंक्शन भी ये क्या है, शो नहीं कर पाता है। तो या तो ये कि उसके अंदर आके बैठ जाते हैं या फिर इसको मार ही देते हैं पूरी तरीके से एंटीबॉडीज हमारे। तो फिर एसिटाइल कोलिन निकल तो रहा है लेकिन वो क्या है, बाइंड नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से फिर क्या, वो मसल्स बेकार हो जाते हैं, उनके दर्द होने लगता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इन दिस डिसीज मसल्स बिकम वीक। तो जो मसल्स होते हैं हमारे, जहाँ पे ये M और N रिसेप्टर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। एंड अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड, यहाँ पे एंड लगा लीजिए, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब बहुत सारे हमारी बॉडी के फंक्शन है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की ज़रूरत होती है। मैं हाथ हिला रहा हूँ, अगर कॉन्ट्रैक्शन ना हो तो ऐसे ही रह जाएगा, अब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया और रिलैक्सेशन ना हो तो ऐसे ही रहेगा, खुलेगा नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है, बहुत ज़रूरी फंक्शन हमारी बॉडी का। तो इसमें समझिए कि हमारी बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है वो रुक जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। अब इसमें आपके सिलेबस में पूछा है कि कौन सी ड्रग्स में यूज़ होती हैं, तो क्या है, एक इसमें एंटीकोलिन एस्ट्रेज यूज़ होता है। आप जानते होंगे, अगर आपने फार्माकोलॉजी के और पिछले टॉपिक्स पढ़े होंगे, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़े होंगे आपने, तो आपको मालूम होगा कि एंटीकोलिन एस्ट्रेज क्या होता है। एक होता है कोलिन एस्ट्रेज, जो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को काम करने से रोक देता है। कोलिन एस्ट्रेज ये क्या है, एक एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को काम करने से रोक देता है, समझ लीजिए उसको रास्ते में मार देता है, खा जाता है। तो फिर एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है। तो अब ये जो बीमारी है इसमें चांसेस होते हैं कई सारे, कि हो सकता है कि जो एसिटाइल कोलिन है उसको एंजाइम मार दे रहा हो बीच में, तो इसलिए फिर ये वाली दवा देते हैं जो इस एंजाइम को ही मार दे। तो जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है उसको मारने वाली जो दवा होगी, उसके इफेक्ट को कम करने वाली जो दवा होगी, उसको बोलेंगे एंटीकोलिन एस्ट्रेज। तो इसमें जो सबसे फेमस और इफेक्टिव दवा है वो कौन सी है, पेरिडोस्टिग्मिन। क्या है, पेरिडोस्टिग्मिन। तो ये एक इलाज का तरीका हो गया इसका। दूसरा क्या है, इम्यूनोसप्रेशन, यानी जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या किया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, यानी उसके काम को खराब कर दिया जाए, उसको काम करने से रोक दिया जाए। तो वो कौन करता है, वो करते हैं साइक्लोस्पोरिन। कौन, साइक्लोस्पोरिन या एस्थियोप्रिन। तो इस तरीके से भी इसको ठीक किया जा सकता है। या तो फिर क्या होगा, इंट्रावेनस इम्यून ग्लोब्यूलिन।
इसको IVIG के नाम से जानते हैं, इंजेक्शन आता है। इंट्रावेनस है तो समझ लीजिए इंजेक्शन ही है। इंट्रावेनस इम्यून ग्लोब्यूलिन, ये IVIG के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होता है, तो एक तरीके का ये समझिए इम्यून सिस्टम, यानी समझिए एक वैक्सीन है कि मान लीजिए ये हमारा जो एंटीबॉडीज़ थे, हमारा इम्यून सिस्टम था वो ख़राब हो चुका है, वो अपने को और दूसरे को पहचान ही नहीं पा रहा, अपने लोगों को ही मार रहा है, तो फिर क्या करते हैं, दूसरा इम्यून सिस्टम इंजेक्ट कर देते हैं कि ये जाके अच्छे से काम करेगा और उसको हटाएगा। तो एक तरीका ये होता है। चौथा क्या है, इम्यूनो एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, दिस प्रोसीजर हेल्प्स टू रिमूव द एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़। ये जो इम्यूनो एब्जॉर्प्शन है ये क्या करेगा कि इसका इस प्रोसेस में क्या होता है, एक प्रोसीजर है कि इसमें जो हमारे ब्लड के अंदर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ हैं, यानी हमारे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को जो मारने वाली एंटीबॉडीज़ हैं उनको एब्जॉर्ब करके निकाल दिया जाता है। तो एक तरीका ये होता है, ठीक। और पांचवा तरीका क्या है कि प्लाज्मा एक्सचेंज। ये सारे तरीके फेल हो जा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या करते हैं, पूरा ब्लड का जो प्लाज्मा है या समझिए पूरा ब्लड को ही बदल देते हैं। तो फिर उस तरीके से जो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ थे वो ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं। तो इस तरीके से भी क्या करते हैं हम लोग, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ जो है उनको रिमूव कर दिया जाता है। एबनॉर्मल मतलब जो सही से काम नहीं कर पा रहे थे। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये मैं इसकी जो PDF है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन पूरे चैप्टर की PDF आप अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरे जितने भी पार्ट्स हैं सबके PDF को एक साथ असेंबल करके मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।